Welcome back, beta. I Jitendra welcomes you all to RKP online classes. As you know, in last class we have discussed three methods: separating funnel, distillation और sublimation. ये तीन मेथड हम कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारा है टू सेपरेट द डाई प्रेजेंट इन अ ब्लैक इंक, यानी कि मेथड है हमारा क्रोमेटोग्राफी. कौन सी टेक्निक यूज करेंगे हम? क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे. और क्या सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी में? कोई भी कलरफुल कंपोनेंट अगर गिवन है किसी मिक्सचर में तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं. ठीक है बेटा. तो क्या है टू सेपरेट द डाइज. डाइज क्या होता है? कलरफुल मिक्सचर होता है. ठीक है. जैसे आपकी जो इंक होती है, पेन है, पेन के अंदर जो इंक है, ठीक है, मार्कर के अंदर जो इंक है, आपका पेन कैसा भी हो, बॉल पेन है, जेल पेन है, ब्लू इंक है, उसके अंदर रेड इंक है, ग्रीन है या ब्लैक है, तो वो सारी की सारी डाइज के अंदर कंसीडर होती है. यानी कि कोई भी कलरफुल सब्सटेंस दैट इज ए मिक्सचर, तो वो क्या होगा? मिक्सचर होगा. इंक का एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं. प्रेजेंट इन ब्लैक इंक. देखो यहाँ पे ब्लैक दे रखी है तो ब्लैक लेंगे हम. ब्लू होती तो ब्लू. सारी की सारी सेम मेथड से हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट किसी भी डाई के. ठीक है. तो क्या होगा? मटेरियल क्या क्या होंगे इसके लिए? तो वो देख लो बेटा. एक स्ट्रिप होगी किसकी? फिल्टर पेपर की. फिल्टर पेपर की स्ट्रिप. फिल्टर पेपर की अब प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि फिल्टर पेपर आपने देखा होगा, नॉर्मल जो पेपर होता है आपका, रफ जो नोटबुक आप यूज करते हो, अगर उसका एक एंड वाटर के अंदर डिप कर दिया जाए तो वो क्या करता है? उस एंड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. सेकेंड हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल इंक. ठीक है. वाटर सोल्यूबल इंक लेंगे हम, जो क्या हो, वाटर के अंदर सोल्यूबल होगी, यानी कि उसके अंदर वो घुल जाएगी. ठीक है. जैसे मार्कर होता है बेटा, मार्कर के अंदर दो टाइप की इंक हम यूज करते हैं. एक वाटर सोल्यूबल होती है, एक इनसोल्यूबल होती है. जो इनसोल्यूबल होती है वो आपकी अल्कोहल सोल्यूबल इंक होती है, यानी कि वाटर के अंदर डिजोल्व ना होके वो अल्कोहल के अंदर डिजोल्व होती है. इसलिए हमें इंक के अंदर से तीखी स्मेल आती है अल्कोहल जैसी. उसके बाद एक ग्लास लेंगे, ग्लास जार. ठीक है. लार्ज साइज ग्लास जार विद लिड. लिड का मतलब होता है ढक्कन. ठीक है. क्या होता है? ढक्कन, यानी कि कवर करने के लिए. और एक होगा कॉटन थ्रेड, जिससे हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप है उसको बांध देंगे. ठीक है. ये आपका डायग्राम है. देखो ये आपका ग्लास जार है. क्या है बेटा? ये ग्लास जार. ठीक है. ये आपकी पेपर स्ट्रिप है. पेपर स्ट्रिप. और कैसा पेपर? फिल्टर पेपर. ये आपका इंक स्पॉट हो गया. क्या है बेटा? ये इंक स्पॉट. ये आपका थ्रेड हो गया. यहाँ पे थ्रेड, कॉटन थ्रेड हो गया. ये यहाँ पे आपने क्या कर दिया? इसको कवर कर दिया. मान लो पूरा लीड हो गया. यहाँ पे ये क्या हो गया? लीड, ढक्कन. ठीक है. अब होगा क्या बेटा इसके अंदर? आप इस लेवल तक देखो, जिस लेवल पे आपने स्पॉट फिक्स किया है, ये फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है. पहले क्या करोगे? आप अपना पेन लोगे. ठीक है. या फिर पेन की जो इंक है वो निकाली आपने और उसका एक स्पॉट लगा दिया. एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया इंक से. और क्या किया? उसको एडजस्ट कर दिया थ्रेड से. ये कोई आपका रिजिड स्पॉट होगा यहाँ पे, इससे हमने बांध दिया इसको. और इसके अंदर क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, इसको लटका दिया. उसके बाद जो स्पॉट है, स्पॉट से नीचे, यानी कि स्पॉट से बिल्कुल नीचे हमने क्या करना है? इसके अंदर वाटर लेना है. और वाटर का लेवल कितना होना चाहिए? स्पॉट से नीचे होना चाहिए. तो इस लेवल तक हमारा क्या हो गया? ये वाटर हो गया. क्या हो गया बेटा? ये वाटर हो गया. तो ये हो गया हमारा वाटर. और लेवल हमेशा याद रखना है कि वाटर लेवल है वो क्या होगा? आपका जो पॉइंट हमने मार्क किया है उस इंक से, उससे हमेशा नीचे होगा. उसके बाद आपने क्या करना है? इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना. तो फिर क्या होगा? आप ऑब्जर्व करोगे. अब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है हमारी. ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जो फिल्टर पेपर है वो नीचे से वाटर को क्या करना स्टार्ट कर देगा? एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, सोखना शुरू कर देगा.
तो पानी को ये ऊपर की तरफ सोखेगा, ठीक है। कोई भी चीज मूव करती है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है, ठीक है। जैसे प्रेशर की हम बात करते हैं, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था, जो गैसेस पार्टिकल है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगे। सेम वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, वो नीचे की तरफ है, यानी कि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस पेपर में। और जब ये इस पॉइंट तक आएंगे, ठीक है, जो इंक है, इंक के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, वो डिपेंड करता है उस इंक के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये वाटर इस इंक के कांटेक्ट में आया, ये जो इंक थी, इंक के कंपोनेंट वाटर के अंदर क्या होना स्टार्ट कर देंगे, डिजोल्व होना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उसके अंदर घुलना शुरू कर देंगे। और जैसे वाटर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जो डाई के इंक के जो कंपोनेंट है वो वाटर के साथ ऊपर तक आएंगे। और देखो जितने भी कंपोनेंट है, हमें पता है कि सोलबिलिटी टॉपिक हम कर चुके हैं, हर एक कंपोनेंट की, हर एक एलिमेंट की या सब्सटेंस की अलग सोलबिलिटी होती है, वेरी करती है बेटा वो उसके मटेरियल के नेचर के साथ। तो जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट इस डाई के अंदर है, इंक के अंदर है, उनकी सोलबिलिटी अलग अलग है। मान लो यहाँ पे 3 कंपोनेंट इसके अंदर है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। एक आ गया यहाँ तक अलग, दूसरा आया बेटा यहाँ तक, और तीसरा आया यहाँ तक। जो सबसे ऊपर गया मैंने इसको मार्क कर दिया 1, नेक्स्ट को 2 और इसको 3, ठीक है। तो 1 2 3, जो जितना ऊपर तक जाएगा वो, ठीक है, यानी कि वो सबसे पहले डिजोल्व हुआ। क्या हुआ, सबसे पहले डिजोल्व हुआ, वाटर के साथ वो घुल गया पानी के अंदर, तो वो सबसे ऊपर तक फैल गया। तो 1 की जो सोलबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, फिर 2 की है, फिर 3 की है। तो कितने कंपोनेंट आए यहाँ पे बेटा, 3 लाइनिंग हमें दिखेंगी। जो सबसे ऊपर तक है वो हमारा 1 मार्क कर दिया, फिर 2, फिर 3। देखो इसके अंदर मार्क नहीं करना है, मार्क कब करेंगे, ये हमने क्या किया, 5 मिनट 10 मिनट इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। फिर क्या करेंगे, हम स्टिक को यहाँ से बाहर निकालेंगे और धूप में या फिर क्या करेंगे, किसी गर्म जगह पे रख देंगे इसको ड्राई होने के लिए। जैसे ये ड्राई होएगा, ठीक है, ड्राई होने के बाद हमें अलग से हमारे स्पॉट दिख जाते हैं डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, डिफरेंट लाइनिंग हमें दिख जाएंगी। तो क्या करेंगे, हम मार्क कर लेंगे पेंसिल से अपना 1 2 3। तो हमें पता चल गए जितनी वहां पे लाइनिंग है, ठीक है, तो उससे पता लग गया कि कितने कंपोनेंट उस इंक के अंदर थे। यहाँ पे 3 लाइनिंग हमारे को मिली, तो कितने कंपोनेंट हो गए, 3। 1 की सोलबिलिटी सबसे ज्यादा है, 2 की फिर उससे कम, और 3 की उससे कम। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाइज को, यानी कि कलर्ड कंपोनेंट को। तो ये था हमारा क्या था, मेथड। और इस टेक्निक का नाम क्या है बेटा, क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है इस टेक्निक का, पूरी टेक्निक का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा सेपरेशन का मेथड। क्या, क्रोमेटोग्राफी। किसको सेपरेट किया हमने, डाइज को, किसके अंदर से, इंक के अंदर से, ब्लैक इंक के अंदर से। तो एक मेथड हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं बेटा। थैंक यू, वेलकम बैक बेटा। हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होगा कि हम उन कंपोनेंट को सेपरेट आउट करेंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं, ज्यादा डिफरेंस होगा। जहां पे बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है उनके लिए हम डिस्टिलेशन मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। जहां पर एक मेजर डिफरेंस होगा इन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, फॉर दैट वी कैन यूज द डिस्टिलेशन मेथड। अब होगा क्या, डायग्राम आपके सामने है, आइडिया आपको लग गया होगा किस टाइप का आपको सेटअप लेना है इसके लिए। तो सबसे पहले क्या क्या जरूरत होगी, कौन से ऑपरेटर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी डिस्टिलेशन मेथड के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। तो आपको एक स्टैंड दिख रहा है, तो एक आयरन स्टैंड होगा सबसे पहले। फिर क्या है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये क्या हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है बेटा।
इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है ताकि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकें, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ये डिपेंड है सारा का सारा मेथड, तो बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करेंगे हम थर्मोमीटर से। फिर क्या होगा, यहाँ पे लगा है हमारा क्लैंप, ठीक है, जिसने क्या होल्ड कर रखा है, एक वाटर कंडेंसर लगा रखा है, जो क्या होगा, एक बर्नर होगा, उसके बाद सबसे नीचे हमने बीकर लगा रखा है। तो आइए जानते हैं इसके अंदर डिस्टिलेशन मेथड में कौन से दो मिक्सर है। हमारे पास एक मिक्सर है, किसका, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। एसीटोन और वाटर का एक मिक्सचर हमारे को दे दिया और पूछ लिया जाए कि कंपोनेंट्स को, दोनों को, किसको, एसीटोन और वाटर को सेपरेट आउट करना है, तो हमारा जवाब होगा कि हम डिस्टिलेशन मेथड को फॉलो करेंगे। और जल्दी से हम इस सेटअप को बना लेंगे। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम मिक्सर को डालेंगे, ऊपर से इसको क्या कर देंगे, थर्मोमीटर को एडजस्ट कर दिया कॉर्क लगा के, कॉर्क के अंदर क्या किया हमने, थर्मोमीटर को एडजस्ट कर दिया, स्टैंड से हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क को एडजस्ट कर दिया, बिल्कुल प्रॉपर सेटअप हमने कर लिया। यहाँ पे एक कंडेंसर लगा दिया जिसके अंदर से नीचे से क्या होगा, इनलेट होगा किसका, कोल्ड वाटर हम एंटर करवाएंगे, ठीक है। एक बर्नर हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो मेथड क्या होगा, स्टार्ट करते हैं हम। अब हमें पता होना चाहिए उससे पहले किसका, कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखो जो एसीटोन है, वाटर का तो सभी को पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एसीटोन का कितना होगा, वो होगा अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमने मिक्सर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखा, बर्नर को हमने ऑन कर दिया, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मिक्सचर का, तो क्या होगा, टेम्परेचर हम मेजर करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे थर्मोमीटर से। जैसे ही टेम्परेचर 60 पे जाएगा, ठीक है, और 60 पे जैसे ही टेम्परेचर गया, तो ये जो हमारा मिक्सचर था, मिक्सचर के अंदर से वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर टेम्परेचर वो 60 से अब हो गया, वेपर्स है वो और ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 60.1 भी गया तो वेपर्स निकलने स्टार्ट हो गए। यहाँ से वो वेपर्स आएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये वेपर्स यहाँ से निकलने स्टार्ट हुए, यहाँ से गए, और फिर देखो ऊपर से तो बिल्कुल क्लोज कर रखा हमने इसको कॉर्क लगा के। तो ये इनको जगह कहाँ मिली, कोई भी चीज मैंने बताया कि वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो यहाँ तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टर्बेंस है वो इतनी बढ़ गई कि जो वेपर्स है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी, फिर ऊपर भी बंद हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी वेपर्स जब इकट्ठी हो जाएंगी तो ये कहाँ मूव करेंगी, इनको जगह कहाँ मिली, इस पाइप के अंदर से, जो कहाँ जा रहा है, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर ये वेपर्स गई। देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टीम और हॉट वाटर में से किसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो स्टीम के पार्टिकल्स की ज्यादा होती है, यानी कि जो गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स होंगे। तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा है तो इनको क्या करेंगे, हम कंडेंस कर लेंगे, किससे, वाटर कंडेंसर से। अब कंडेंस करने के लिए कोई ठंडी चीज, कोल्ड सब्सटेंस हमारे पास होना चाहिए, वो हम क्या लेंगे, कोल्ड वाटर, जो यहाँ से इनलेट से हमने एंटर करवाया, और जैसे ये फ्यूम्स, ये वेपर्स एंटर करके यहां से इस पोर्शन में आएंगी, तो इनकी जो एनर्जी है, जो वेपर्स की एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी बाय कोल्ड वाटर। जो ठंडा पानी इसके अंदर एंटर करवाया था वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, काइनेटिक एनर्जी को, किसकी, वेपर्स की, और वो क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी। कंडेंस, देखो पीटी के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन आया था कि कूलिंग कहाँ होती है, कहाँ होगी कूलिंग, इवेपोरेशन में, और हीटिंग कहाँ होगी, कंडेंसेशन में। तो यहां से हमने कोल्ड वाटर को एंटर कराया, तो ये क्या हो गया, इसने क्या किया, हीट को यहां से एब्जॉर्ब करवा लिया, हीट को क्या किया बेटा, एब्जॉर्ब किया, तो ये क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया किसका, इन वेपर्स का। लेकिन इस हॉट वाटर का क्या हुआ, इवेपोरेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन हुआ तो जो एसीटोन की जो वेपर्स थी वो क्या होगी, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गई दोबारा से,
और कहाँ से इस पतले से पाइप से आके वो यहाँ से बाहर निकली और यहाँ रख दिया हमने एक बीकर, ताकि एसीटोन को हम इकट्ठा कर सकें, वेस्ट ना जाए वो। और इस बीकर के अंदर क्या इकट्ठा हो जाएगा, एसीटोन, क्योंकि 60 डिग्री से अब वो क्या कंडेंस सॉरी वेपराइज कौन हुआ था, इवेपोरेशन किसका हुआ था, एसीटोन का बेटा। तो एसीटोन यहां से गया, वाटर कितने पे जाके होएगा, 100, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर को हमने कंट्रोल करना है, 100 से नीचे रखना है, ताकि सिर्फ एसीटोन यहाँ से क्या होता रहे, वेपराइज होता रहे, और यहाँ पे कंडेंसेशन हो गए, दोबारा से कंडेंस्ड हो गए, इस बीकर में चला जाए। जब पूरा का पूरा एसीटोन यहाँ से वेपराइज होके कंडेंस होके बीकर में आ जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं हम यहाँ से थर्मोमीटर से देख के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, वाटर। तो क्या हो गया, सेपरेट हो गया क्या, तो यहाँ फाइनली हमारा बच जाएगा वाटर और यहाँ आ जाएगा एसीटोन। तो ये था हमारा मेथड, कौन सा, डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है बेटा। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि बीकर में फाइनली क्या आया, हमारा एसीटोन आ गया, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या बचा, हमारा वाटर। दिस इज आवर डिस्टिलेशन मेथड। थैंक यू, वेलकम बैक बेटा। नेक्स्ट मेथड हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टल्स का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, उसकी सबसे छोटी स्टेबलेस्ट सॉलिड फॉर्म, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। इसमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड यानी कि हमने आइडिया लग गया नाम से ही कि हम इसमें क्या बनाने जा रहे हैं, क्रिस्टल बनाने जा रहे हैं, यानी कि कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो इसमें क्या होगा, कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस मिलेगा हमें, मेनली हम सोल्ट्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि कोई भी इम्प्योर सोल्ट मिलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर क्या कर देंगे, उसकी कंटिन्यूअसली हीटिंग करवाएंगे। और डायरेक्ट हीटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग से क्या होता है कि टेम्परेचर है वो उसका कंट्रोल नहीं होता, और जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्या मेथड यूज करते हैं, एक बीकर लिया हमने, ठीक है, सबसे पहले एक स्टैंड लिया, ट्राइपॉड स्टैंड हम ले सकते हैं, उसके नीचे बीकर हमने सेट किया, फिर एक वायर गेज रखी, वायर गेज के ऊपर हमने क्या रखा, एक बीकर, बीकर के अंदर लिया हमने वाटर, और उस बीकर के ऊपर हमने चाइना डिश के अंदर हमने क्या रख दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उसके अंदर डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन, और क्या किया, उसकी हीटिंग स्टार्ट कर दी हमने। तो एपरेटस क्या क्या इसके अंदर हमने यूज किए, एक तो स्टैंड हो गया, बर्नर हो गया, वायर गेज, बीकर के अंदर वाटर लिया, चाइना डिश और कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, प्रिपेयर अ aqueous solution of copper sulfate, then adjust all the appliances according to the diagram। कि जैसे हमने डायग्राम लिया है, ऐसे क्या कर दिया हमने, सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर्स हमारे पास थे सभी को एडजस्ट कर दिया। फिर क्या किया हमने, हीटिंग स्टार्ट की, नीचे से बर्नर को हमने ऑन किया। बर्नर जैसे ही ऑन हुआ, सबसे पहले क्या गर्म होगा, बीकर के अंदर जो वाटर है वो गर्म होगा। ठीक है, जैसे ही ये बॉयल करना स्टार्ट करेगा, इसके अंदर से स्टीम निकलेंगी। स्टीम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हॉट वाटर। स्टीम कहाँ पे टकराएंगी, किससे, चाइना डिश से। चाइना डिश से अंदर क्या सॉल्यूशन रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो इसके अंदर से फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ये वेपर्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, वाटर वेपर्स, क्योंकि क्या था, एक्वा सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का बेटा। तो वाटर इसके अंदर से वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपोरेट, इवेपोरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और वाटर जैसे इवेपोरेट हो गया, यहाँ से क्या बचा, इसके अंदर क्या बचा बेटा, कॉपर सल्फेट बचेगा। लेकिन हमने सारे के सारे वाटर को यहाँ पे हम वेपराइज नहीं करवा सकते। हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे, किससे, जो स्टीरर होता है, जो ग्लास रोड होती है हमारी, उससे हम चेक करेंगे। और चेक करने का मेथड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये मेरी क्या है, ग्लास रोड है, मैं इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इसको डिप करूंगा, फिर इसको बाहर निकालूंगा और हवा के अंदर इसको सूखने दूंगा, ड्राई होने दूंगा। और मैं इसके ऊपर नोट करूंगा कि एक व्हाइट लेयर इसके अंदर बनी या नहीं बनी। अगर नहीं बनी तो हीटिंग को मैं कंटिन्यू रखूंगा, 1 मिनट 2 मिनट के बाद फिर से इसको दोबारा इसके अंदर डिप करूंगा, फिर बाहर निकालूंगा, ड्राई करूंगा। तो जिस
टाइम, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम, कितनी भी बार मेरे को करना पड़े, मैं इसको करता रहूंगा प्रोसेस को फॉलो। मान लो मैंने इसको डिप किया और बाहर निकाला, और इसके ऊपर जैसे ये ड्राई हुई, सूखी, तो इसके ऊपर क्या हुआ, एक व्हाइट लेयर बन गई, जैसे आपकी सोल्ट की बनती है। ठीक है, तो उसी टाइम में क्या कर दूंगा, बर्नर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा, यानी कि हीटिंग को यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। और फिर क्या कर दिया जाएगा, इस चाइना डिश को यहां से हम रिमूव कर लेंगे, और इसको एक दिन या कुछ घंटे में नॉर्मल टेम्परेचर पे कूलिंग के लिए रख दूंगा, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो होगा क्या, हमें एक इस टाइप से मिलेगा। मान लो ये मेरी चाइना डिश है, मैंने इसको वहां से उतार के यहां रख दिया, ठीक है, और जिस टाइम पे मैंने वहां हीटिंग बंद की और मेरी जो ग्लास रोड थी, ग्लास रोड पे मेरा जो व्हाइट लेयर बनी, और इसके अंदर क्या बचा, लिक्विड बच गया कुछ। पहले क्या थी, पूरी भरी हुई थी। और देखो, जब हमने एक्वा सॉल्यूशन स्टार्टिंग में बनाया था, तो कम से कम वाटर हमने यूज करना है जो उस कॉपर सल्फेट को अपने अंदर डिजोल्व कर ले, यानी कि टिल सेचुरेशन पॉइंट हमने उसको सॉल्यूशन बनाना है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाना है। फिर क्या करेंगे, हीटिंग के बाद जो मेरे को मिला, मान लो ये सॉल्यूशन रह गया इतना इसके अंदर, ठीक है, पहले ये पूरी भरी हुई थी, फिर रह गया इतना सॉल्यूशन। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्या है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट किसकी है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट की है। इसके अंदर वाटर है वो नेग्लिजिबल है, मीन्स थोड़ा बहुत है। ठीक है, जिस कंसंट्रेटेड का मतलब होता है प्योरिटी की तरफ जाना कोई भी सब्सटेंस, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है, कॉपर सल्फेट की। CuSO4 इसका फॉर्मूला है बेटा कॉपर सल्फेट का। तो देखो फिर क्या करना है, हमने इसको कूलिंग के लिए रख दिया, मैंने मान लो पूरा दिन रख दिया। तो नेक्स्ट डे जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, तो नीचे क्या मिलेगा, ये नीचे मिलेगा इसके कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मेरे को दिखाई देंगे। यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई देंगे, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड दिखेंगे। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, एक लिक्विड होगा। क्या होगा, यहाँ पे ये लिक्विड दिखेगा। तो इस लिक्विड को बोलते हैं, इस लिक्विड को क्या बोलेंगे, मदर लिकर। क्या बोलेंगे बेटा, मदर लिकर। ठीक है, क्या बोलेंगे, मदर लिकर। और जो नीचे ये सॉलिड मिला है मेरे को, ये क्या है, क्रिस्टल्स हैं। किसके क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यही तो हमारा टारगेट था, हमने क्या बनाने थे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्रिस्टल बनाने थे प्योर सब्सटेंस के। तो ये प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें मिल गए। हम इनको क्या करेंगे, अब देखो ये मदर लिकर के साथ है, अब हमारे पास ऑप्शन आ गया कि इनको अलग कैसे करें। फाइनल हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ क्रिस्टल्स बनाने, हमने हमारे पास सिर्फ क्रिस्टल्स होने चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, एक फिल्टर पेपर लेंगे, फनल के अंदर फिल्टर पेपर को एडजस्ट करेंगे और इसको फिल्टर कर लेंगे पूरे के पूरे इस मिक्सचर को। ठीक है, तो जो हमारा मदर लिकर है वो फिल्टर पेपर के अंदर से नीचे निकल जाएगा, और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बच जाएगा, हमारा क्रिस्टल्स बच जाएंगे प्योर कॉपर सल्फेट के। फिर उसको ड्राई कर लेंगे, उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, और वो हो जाएगा हमारा प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। अब अगर आपको ये बोला जाए कि आपके पास एक दिन का टाइम नहीं है, आपको कुछ घंटे में ही प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या मेथड होगा बेटा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां तक हीटिंग तक, जहां हमारा कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट आ गया, वहां तक हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, वो आपका 20 मिनट में हो जाए या 25 मिनट में, आधे घंटे में हो जाए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद मैंने बताया था कि एक दिन या आधा दिन उसको कूलिंग के लिए छोड़ना होता है। मान लो आप लैब के अंदर गए, आपको एक ही पीरियड के अंदर, एक ही क्लास के अंदर उस एक्सपेरिमेंट को, कौन से को, क्रिस्टलाइजेशन मेथड को परफॉर्म करना है, और आपको आपके क्रिस्टल्स चाहिए एज अ फाइनल रिजल्ट।
और टीचर को आपको शो करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड आप फॉलो करोगे? उसके लिए आप आइस का यूज करोगे। क्या लोगे? आइस। एक बीकर लिया बेटा, ठीक है, या एक बड़ा बाउल ले लो जिसके अंदर आप इस चाइना डिश को रख सको। उसके अंदर आइस डाली हमने, थोड़ा सा वाटर ऐड किया और उसके अंदर हम इस चाइना डिश को रख देंगे। टेम्परेचर एकदम से डाउन जाएगा और क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। किससे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। ठीक है, आपके क्या बन जाएंगे एकदम से, जहां पे सुपर कूलिंग करवाई जाती है किसी सोल्ट के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो वहां पे उस सोल्ट के क्या बन जाते हैं बेटा? क्रिस्टल्स बन जाते हैं और मदर लिक्विड आपका अलग हो जाता है। फिर वही मेथड उसको फिल्टर कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर और आपके पास होंगे आपके क्रिस्टल्स। तो ये था आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों मेथड से, जब आपके पास पूरा टाइम है और जब आपके पास कम टाइम है। थैंक यू बेटा। वेलकम बैक बेटा। हमारा नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन का, जो लास्ट मेथड है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम देखते भी हैं इसको, कि जो सरफेस वाटर है, गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, हर जगह ये मेथड हम फॉलो करते हैं बेटा। सरफेस वाटर का मतलब है कि आपका सरफेस पे, जैसे रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर जो वाटर होता है उसको कैसे प्योर करेंगे, उसके लिए कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। तो बेसिकली उसके लिए हमने 4 टैंक की जरूरत होती है। कितने टैंक्स की बेटा? 4 टैंक्स। तो होता क्या है, मान लो ये आपकी रिवर है, यहां से ये आपकी रिवर होगी। रिवर के अंदर हम पाइपलाइन से हमारा जो वाटर हाउस है उसके अंदर हम पानी को लेके आए। ये हमारा मान लो वाटर हाउस, ठीक है, क्या है ये? वाटर हाउस। यानी कि आपका जो वाटर स्टेशन आप बोलते हो, ठीक है, पंप जहाँ पे होते हैं बहुत सारे आप यूज करते हो, और लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं गांव के अंदर उसको डिग्गी बोलते हैं। तो हम करते क्या है, इस वाटर हाउस के अंदर ये टैंक हमने बना दिए 4, लिखा हुआ है इनके नीचे इनका नाम। जो फर्स्ट है वो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, दूसरा लोडिंग टैंक, तीसरा फिल्ट्रेशन टैंक और चौथा हमारा क्लोरिनेशन टैंक। अब होगा क्या, जो ये सरफेस वाटर आया यहां से, ये वाटर आया हमारा फर्स्ट टैंक में। वाटर टैंक की बात कर रहा हूं, ये वाटर टैंक के अंदर ही, सॉरी वाटर हाउस के अंदर है ये चारों टैंक। तो यहां से ये वाटर आया फर्स्ट टैंक के अंदर। किस में आया बेटा? फर्स्ट टैंक में, जो है मेरा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जो अर्थी इंप्योरिटीज होती हैं, जो हैवी इंप्योरिटीज होती हैं, वो सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम पे, यहाँ पे। और सेटल डाउन होने के लिए इन्हें 1 दिन का या 2 दिन का टाइम दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर को यहाँ पे रखा जाता है 1 या 2 दिन, 1 और 2 डेज। 1 या 2 दिन वाटर को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो जितनी भी हैवी इंप्योरिटीज थी इस वाटर के अंदर, जो हैवी इंप्योरिटीज थी वो सेटल डाउन होगी इसके बॉटम पे। मान लो ये होगी हमारी हैवी इंप्योरिटीज यहाँ पे सेटल डाउन, ठीक है, जिसके अंदर आपकी मिट्टी भी हो सकती है, आपके स्टोन पार्ट, जो पत्थर के छोटे छोटे स्टोन पीसेस, पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं, और कोई हैवी इंप्योरिटी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है इसके अंदर, कोई कपड़ा हो सकता है। तो मीन्स जो हैवी बल्कि जो इंप्योरिटीज हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर 1 या 2 दिन के बाद इस पानी को नेक्स्ट टैंक में, यानी कि कौन से में, लोडिंग टैंक में। अब क्या करना, हमने पानी को लोड करना है। लोड करने का मतलब है और ज्यादा इसको यहाँ पे प्योर करेंगे, ठीक है। तो क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, एलम या फिर लाइम, चूना। लाइम का मीन्स चूना इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। एलम मीन्स फिटकरी। क्या यूज करेंगे हम, फिटकरी। अब क्यों यूज करते हैं वो हमें पता होना चाहिए।
फिटकरी का काम क्या होता है कि जो हल्की इम्प्योरिटीज, देखो बल्कि थी वो तो यहाँ सेटल होगी, अब बची हमारी लाइट जो इम्प्योरिटीज हैं। अब फिटकरी उनके साथ मिलके उनको क्या बना देगी, हैवी कर देगी, भारी कर देगी, और वो सेटल डाउन हो जाएंगी दोबारा से। तो यहाँ पे जब ये पानी आया, वाटर जब इस टैंक में आया, तो दोबारा से जो लाइट इम्प्योरिटीज थी, एलम और लाइम ने उसको क्या कर दिया, भारी बना दिया, और क्या हो गया, वो सेटल हो गए बॉटम पे दोबारा से। मान लो ये होगी यहाँ पे सेटल, ये होगी इम्प्योरिटीज। ऐसे ही फर्स्ट में थी, ये क्या थी हमारी इम्प्योरिटीज। कैसी थी ये, फर्स्ट में थी बल्कि, सेकंड में है लाइट। अब ये सेटल होगी, ठीक है, देखो बल्कि इम्प्योरिटी सेटल होगी, लाइट इम्प्योरिटी सेटल होगी। अब सारी की सारी यहाँ पे नहीं हुई, फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज इसके अंदर रह गई। अब यहां से क्या किया, थर्ड टैंक के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया, जो है हमारा फिल्ट्रेशन टैंक। नाम से ही पता चल गया, फिल्टर मीन्स छानना किसी चीज को, ठीक है। फिल्टर का जहां पे नाम आता है, हमें आइडिया लग जाता है कि अब सारी की सारी इम्प्योरिटीज को हम यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो फिल्ट्रेशन टैंक में यहाँ पे फिल्टर लगे हुए होते हैं, जैसे आपके घर में आरओ के अंदर लगे होते हैं, सेम यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर लगे हुए होते हैं। जैसे ही पानी यहाँ पे आया, तो जो आपकी सैंडी इम्प्योरिटीज है, रेत है, या फिर आपके बिल्कुल जो बारीक कंकड़ पत्थर है उसके अंदर स्टोन पीसीज हैं, तो ये उनको क्या कर लेता है, यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे फिल्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है। मैं फिल्टर को शो कर देता हूँ इस टाइप से, तो ये हो गए मेरे फिल्टर। इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। तो इसके अंदर से ये क्या हुआ, फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद देखो, जो फिल्टर होता है, फिल्टर क्या करता है, आपके रेत को सेपरेट कर देगा, आपके जो बिल्कुल बारीक जो स्टोन पीसेस हैं उनको अलग कर देगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या बच जाता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स, जो डिजीज क्योजिंग बीमारियां जो फैलाते हैं, वो जर्म्स बच गए। अब उनको ट्रीट करने के लिए हमने फोर्थ टैंक का सहारा लिया, और जो वाटर था उसको पास करवा दिया फोर्थ टैंक के अंदर। तो इसमें क्या है, इसका नाम क्या है, क्लोरिनेशन टैंक। यानी कि नाम से ही पता चल गया, वाटर को किसके साथ ट्रीट करवाया, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन गैस पास करवाई जाएगी इस वाटर के अंदर से। और क्लोरीन क्या होती है, क्लोरीन का काम होता है जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स हैं उनको किल करना। 10th क्लास में भी हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि हमारा होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस को जब वाटर यहाँ पे आया, तो उसके अंदर से हमने क्लोरीन गैस को पास करवा दिया। तो इसने क्या किया, जितने भी जर्म्स थे उन सबको क्या कर दिया, किल कर दिया। जैसे आपकी एड आती है लाइफबॉय डिटोल, और उसके अंदर दिखाते हैं कि 99.9 बैक्टीरिया को हमने किल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास लाइफबॉय या डिटोल तो है नहीं जिसको वाटर के साथ ट्रीट करवा देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको पोल्यूट कर देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको प्योर कर रहे हैं। तो क्लोरीन गैस को हम पास करवा देंगे वाटर के अंदर से, तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर पासिंग इट विल किल, ये मार देगा किसको, इनको हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स को। और इसके बाद वाटर को पंप की हेल्प से कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, हमारे घरों के अंदर। और हम अब क्या कर सकते हैं, इसको सेफली यूज कर सकते हैं, ये हमें कोई भी अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये 4 मेथड थे प्योरीफाई करने के किसी भी सरफेस वाटर को, चाहे वो किसी तालाब का पानी है, चाहे किसी नदी का, चाहे किसी कुएं का। तो देखो, जो कुआं होता है उसके अंदर ऑलरेडी जो हमारा सेडिमेंटेशन, लोडिंग और फिल्ट्रेशन, लोडिंग तो नहीं होता,
ठीक है। फिल्ट्रेशन होता है और क्लोरीनेशन हम उसके अंदर वैसे ही करवा सकते हैं, क्लोरीन गैस पास करवा के, ठीक है। तो जो सरफेस वाटर मीन्स जो सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे, जैसे नदी होगी, नहरें होगी हमारी, कोई तालाब हो गया, उसके वाटर को ट्रीट करवाना है और प्योर करना है, तो ये 4 मेथड हम यूज करेंगे। फर्स्ट हमारा सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। यहाँ पे टैंक बनाए हैं हमने, तो टैंक मैंने ऐड कर दिया सेडिमेंटेशन टैंक, लोडिंग टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक और क्लोरीनेशन टैंक। तो ये थे हमारे 4 मेथड। 8th क्लास में भी हमने पढ़ा था बेटा इनके बारे में, लास्ट चैप्टर था हमारा। तो ये हो गया हमारा लास्ट मेथड सेपरेशन का, कि कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट हमारे सेपरेट हो गए। देखो हर एक केस में हमने कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया और लास्ट में प्योर प्रोडक्ट हमारे पास आया। तो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।